वहीं अभी जो गुजरात के सर्विंग ऑफिसर है संजीव भट्ट ने बताया कि 2009 में पहली बार उन्होंने एसआईटी को सारी बातें बता दी थी। अब उन्हें लगा कि सारी बातें सीधे सुप्रीम कोर्ट को बताना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने हल्फनामा दायर कर अपनी बातें कह दी हैं। मैं 1999 से लेकर 2002 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में था। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्या एफिडेविट होने से मेरे पास काफी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, दंगों के बारे में, दंगों के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में। लेकिन जो कुछ मैं जानता था वो एक बतौर इंटेलिजेंस अधिकारी जानता था मैं। तो बीइंग एन इंटेलिजेंस ऑफिसर मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता अनलेस आई वाज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। अगर मुझे कोई एजेंसी या कोर्ट के द्वारा मुझे बुलाया जाए तो मैं उनको बता सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बता सकता था। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई कमीशन ने बुलाया था, ना कोई दूसरे फोरम ने बुलाया। पहली बार 2009 में जब एसआईटी ने मुझे बुलाया तब मैंने उनको पूरी बात बताई, जितना कुछ मैं जानता था मैंने बताया। और जो कुछ मीटिंग्स में जो कुछ चर्चाएं हुई थी, जो कुछ मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर के सौदे से मैं जानता था वो मैंने बताया कि अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं बता सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हलफनामा दाखिल होने के बाद आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की चिंता अपने परिवार को लेकर भी है। हालांकि उन्होंने हलफनामे में अपनी चिंताएं भी अदालत को बता दी हैं। हमारे सबके सीनियर अधिकारी बिल्कुल जानते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो उन्होंने आगे उस पर क्या किया मुझे नहीं पता। मेरा जितना फर्ज था, जब भी मुझे जिनको जो कुछ बताना चाहिए था मैंने उसी टाइम पर बता दिया था। फिर आगे उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन से लेकर क्या किया वो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं। मैं मेरी फर्ज अदा कर रहा हूं। मुझे कोर्ट ने पूछा कि आप क्या जानते हैं बताइए, तो मैंने बता दिया। तो मेरा रोल वहां पर पूरा होता है। आगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अभी न तो मैंने कभी सोचा है ना कभी सोचना चाहूंगा। मेरी जो एप्रीहेंशंस है मेरे फैमिली के लिए या मेरे लिए वो मैंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं, मैंने गुजरात सरकार को भी बार बार बताए हैं और एसआईटी को भी बताए हैं। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, बट आई टेक दैट एज अ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, दैट्स अ प्रोफेशनल हैजर्ड फॉर अस। तो ये तो संजीव भट्ट ने सबसे पहले प्रबल प्रताप सिंह से फोन पर बात की थी। बहरहाल अब से कुछ देर पहले संजीव भट्ट ने मीडिया से हलफनामा के बारे में और कुछ जानकारी दी है। आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका। आई एम कंस्ट्रेन्ड नॉट टू रिवील एनीथिंग बिकॉज एज आई सेड अर्लियर आई हैड अटेंडेड दीज मीटिंग्स एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, सो आई कैन डिस्क्लोज एज टू व्हाट ट्रांसपायर्ड इन दोज मीटिंग्स अनलेस आई एम अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। सो एज एंड व्हेन आई वाज रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू डिस्क्लोज द deliberations of the meeting, I have done that. और इस अहमदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जनक दवे। जनक, जो एफिडेविट की कॉपी इस वक्त हमारे हाथों में है, अगर हम उसको पढ़े तो इसमें काफी डैम्निंग एविडेंस के तौर पर जो है खुलासे किए गए हैं संजीव भट्ट की तरफ से। संजीव भट्ट से जब अभी आप लोग मुखातिब हुए, उनका सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ एप्रीहेंशन है खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से अफसरों ने जब जानकारी देने की कोशिश की है उनके एसीआर वगैरह बिगाड़ दिए गए हैं, वैसे मामले भी सामने आए हैं। देखिए काफी खुलकर वो नहीं बोले, क्योंकि लीगल प्रोसीजर का मामला था। उन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी बाउंड ऑफिसर हूं और मीडिया के सामने सीधी तरह से नहीं कहूंगा, पर ये निश्चित कहा कि उनको जो कुछ कहना था, जो भी उस दिन मीटिंग में हुआ 27 तारीख को, वो तमाम चीजें मैंने हलफनामे में कही है। जो हलफनामे की कॉपी हमारे पास है उसमें काफी संगीन आरोप लगाए कि उस दिन वो डीसीपी इंटेलिजेंस के तौर पर वहां पर गए थे और किस तरीके से मुख्यमंत्री मोदी ने दंगाइयों को फ्री हैंड देने की बात कही थी और हिंदुओं को गुस्सा जाहिर करने के लिए इजाजत दी थी। ये तमाम चीजें साथ में एफिडेविट में वो भी कहते हैं कि न कि केवल साबरमती ट्रेन में जो घटनाक्रम हुआ था उसका और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट, चूंकि उस समय वो डीसीपी इंटेलिजेंस थे तो उनके पास जो भी चीजें थी वो उन्होंने अपने एडिशनल डीजी जीसी राइगर को दी थी, पर उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुए और पिछले 9 सालों में उनको नहीं किसी एजेंसी ने बुलाया, जिसके चलते उनको जो कुछ कहना था वो नहीं कह पाए। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सके जाफरी की जो एप्लीकेशन थी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उनके पास क्या ऐसा एविडेंस है, तो उन्होंने ये हलफनामा दायर किया। साथ ही में ये भी एक तैयारी उन्होंने दिखाई है कि जो हलफनामे में बात ही उन्होंने कही है वो एविडेंस के आधार पर कही है और उनके पास पुख्ता सबूत है। साथ ही में ये भी जब पूछा गया कि क्या अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये चीजों का जिक्र मैंने एफिडेविट में भी किया है और राज्य सरकार को भी समय समय पर मैं कहता रहा हूं और कि सिक्योरिटी के बारे में, पर ना ही राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई सिक्योरिटी दी गई। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कही है, पर काफी संभल कर वो मीडिया से बात कर रहे थे, क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स के अधिकारी होने के चलते। पर उन्होंने साथ कहा कि जो भी कहना था वो मैंने कोर्ट के आगे कहा है।
जनक, यहाँ पर आपसे एक और बात मैं जानना चाहूंगी कि जहां तक सवाल अगर हम एफिडेविट का ही हम करें, इसमें यह बात भी कही गई है कि उन्होंने बाकायदा कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह की सीरीज भी दिए थे एसआईटी को। एसआईटी के सूत्रों के हवाले से या मीटिंग में मौजूद दूसरे सदस्यों के हवाले से क्या कोई जानकारी मिल रही है इस बाबत? क्या वो लोग संजीव भट्ट की बातों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में एसआईटी के कोई भी अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने एसआईटी के जो फंक्शनिंग है उस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने जब पहली बार एसआईटी के सामने उनको पेश होने के लिए के मल्होत्रा ने जब समन किया था उनको, और जब उनको शाम को कहा गया कि आपकी डेट चेंज हो गई, और उसके बाद जब दूसरी बार दफा उनको बुलाया गया तो ये तमाम चीजें बाकी अधिकारियों तक जानकारी पहुंच गई थी। तो संजीव भट्ट ने उस समय एक मल्होत्रा को भी एसआईटी ने कहा था कि देखिए, आपकी एसआईटी में से कई ऐसी जानकारियां हैं जो सीधे तौर पर बाहर चली जाती है, और कई उनके सीनियर अधिकारियों ने उनको ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी। तो ये तमाम एसआईटी के फंक्शन को लेकर भी कई सवाल खड़े करते हैं, जो उन्होंने हलफनामे में भी कहा है। जी चलिए, आप हमारे साथ जनक बने रहिएगा। जनक ने कुछ देर पहले जिस तरह से कहा कि संजीव भट्ट ने मीडिया से बातचीत की है, और संजीव भट्ट इस वक्त सर्विंग आईपीएस ऑफिसर हैं। जाहिर है ऐसे में वो तभी खुलासे कर सकते हैं जब उनसे पूछा जाए। वो ड्यूटी बाउंड रेगुलेशंस का हवाला दे रहे हैं और क्या कुछ कहा अपने हलफनामे के बारे में, आइए जानते हैं। I'm constrained not to reveal anything because, as I said earlier, I had attended these meetings as an intelligence officer. So I can't disclose as to what transpired in those meetings, unless I'm under a legal obligation to do so. So as and when I was required under law to disclose the deliberations of the meeting, I've done that. Sir, what about those people who've been raising questions over your presence at that particular meeting? Some of them, in fact, have gone on record saying that Sanjeev Bhatt was not respected. Okay. What do you have to say? I don't have to say anything about that. That is their prerogative, as I said. They may say what they want to. I know my truth. I've stated my truth, and I've said there are notes in an affidavit submitted to the highest court of the land. So what is the larger aim behind coming up with an affidavit? There is no aim. I'm just doing my duty. I was called upon to depose before the SIT. I discharged my duty. I felt I need to bring something to the notice of the Supreme Court. So again, I did my duty by placing those facts before the Honorable Supreme Court. But there is no aim. Why this time lag of around 7-8 years? Because I was never summoned by any authority, any body, any commission till 2009. The very first time I was summoned was in 2009 by the SIT, and that is when I told them all I could. So we have certain questions on investigation of SIT as well. I would not like to comment on that. Whatever I had to say is a part of the affidavit. Sir, also in that affidavit you shared that to your life, your family, about your Again, I would not like to elaborate on that. That is a part of the correspondence with the government, with the SIT, and it's on record in the affidavit as well. But have you been read or you got some kind of pressure from anyone in the establishment on this? I would not like to comment on that. Thank you. तो संजीव भट्ट जो कि खुलकर तो हैं, काफी बातें नहीं कर पा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने काफी सारे बातें कही हैं। जैसा हम कह रहे हैं कि जिसकी कॉपी हलफनामे की IBN7 के पास भी 18 पेजों का यह हलफनामा, उसमें काफी एनेक्स्चर्स वगैरह भी हैं। कुल मिलाकर 34 पेजों का एक दस्तावेज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। उधर गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का कहना है कि इस हलफनामे से उन्हें बल मिला है। आप जो कह रहे हैं कि वो संजीव भट्ट आगे आया, उन्होंने सब इस तरह से बोला, तो उससे मेरे को भी हिम्मत मिलती है और सहारा है मेरा एक कि जब उन्होंने सब इतनी सब सच्चाई बीच में मैदान में लेकर आया और कोर्ट में बोला उन्होंने, तो उससे मैं सहमत हूँ और मुझे बहुत उनके ऊपर गर्व है। और जाकिया जाफरी की याचिका दायर की गई थी 2009 में। उसी के बाद जिस तरह से नोटिस भेजे गए थे, जिसके जवाब में संजीव भट्ट ने यह हलफनामा दायर किया है। उधर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की कोई नैतिकता नहीं है। साथ ही आरोप लगाए हैं कि पार्टी दंगे में लिप्त लोगों को बचाती आई है। जो भारत का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो बेशर्मी से गुजरात के मुख्यमंत्री की वकालत करता रहा है, उन व्यक्तियों की वकालत करता रहा है जो उस नरसंहार में लिप्त पाए गए हैं। तो इसलिए चाहे गुजरात हो, जहां पर मामला संगीन नरसंहार का है, या कर्नाटक हो जहां पर मामला बड़े भ्रष्टाचार का है, भारतीय जनता पार्टी
में बिल्कुल नैतिक कंगाली हर छोर से नजर आती है। तो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी कांग्रेस को भी एक मौका मिला है कि इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो दंगों में मोदी की मुसीबत पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के हलफनामा सामने आए हों। राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के हलफनामे पहले भी दिए गए हैं। The job for investigating the truth has been entrusted by the Supreme Court to a special investigating team appointed by the Supreme Court. There are a number of people in Gujarat who are actively working and who are involved in the exercise of discovery of falsehood. So every time there is a Supreme Court hearing fixed or an SIT report expected, you find these being preempted by such statements or in the media, articles in the media, or an affidavit filed and being leaked to the media. उधर गुजरात सरकार के प्रवक्ता जय नारायण व्यास ने कहा है उसे जो कहना था उन्होंने कह दिया है, उस पर आगे वो कुछ नहीं कहना चाहती है। देखिए, हमें जो भी कहना था वो राज्य सरकार ने अपना पक्ष एसआईटी के सामने रखा है। अब ये इन्वेस्टिगेशंस का जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करना वो एसआईटी की जिम्मेवारी है। उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तथ्यों के आधार पे, कानूनी प्रावधान के आधार पे चलेगी। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो प्रक्रिया में राज्य सरकार को जो अपना पक्ष रखना था हमने एसआईटी के सामने रखा है और इससे आगे अभी ये न्यायाधीन प्रक्रिया है तो हमें कुछ नहीं कहना है। तो हिंदुत्व के अपने पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को बचाने में पूरी तरह से जुट चुकी है बीजेपी। और गुजरात के पूर्व डीजी आरबी श्री कुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी गुजरात पुलिस की बी टीम की तरह काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी मोदी को बचाने की पूरी कोशिश में है। ये मुझे अंधकरण से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो एविडेंस पुरावा मैंने दिया था 2004 अक्टूबर में, मेरा 4th अफिडेविट में, जो चक्रवर्ती साहब मुझे ये रिवील किया था कि 27 फरवरी 2002 में एक मीटिंग थे, उसमें सीएम साहब ने 3 दिवस हिंदुओं का जो प्रतिकार अग्नि वो उड़ेगा, उसको रोकना नहीं, आप लोग हर एक केस में बराबरी करते हैं, इसमें बराबरी नहीं होगा, हिंदुओं बहुत दुखी है। ये सभी जो मैं लेकर दिया था, वो दूसरा एक अधिकारी जो मीटिंग अटेंड किया वो सपोर्ट करते हैं, कोरोबरेट करते हैं, वो खुशी की बात है। ये एसआईटी इसके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। तो श्री कुमार जिन्होंने इसके पहले भी आवाज उठाई थी नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने भी आरोप लगाए थे जब वो सर्व कर रहे थे गुजरात सरकार में, गुजरात पुलिस में, लेकिन उस दौरान उनके खिलाफ भी जो है काफी कुछ कार्रवाई की गई थी और बाद में इसे विछंड का नाम करार दिया गया था। आपको बता दें कि गुजरात के आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं अपने हलफनामे में जो उन्होंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। 14 अप्रैल को 18 पन्नों का यह हलफनामा है जिसमें कई सारे एनेक्सियस भी हैं, जिसमें कहा गया है कि 27 फरवरी 2002 को गुजरात सरकार की बैठक हुई थी, नरेंद्र मोदी ने इसे चेयर किया था। मुख्यमंत्री मोदी ने उस वक्त तमाम बातें कही थी, ये कहा था कि दंगाइयों के गुस्से को बाहर निकलने की पूरी इजाजत मिलनी चाहिए, पूरी छूट दी जानी चाहिए ताकि साबरमती कांड जैसे वाकये दोबारा ना हो, और उन्होंने इसे सही करार दिया था। साथ ही साथ जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, उसकी जांच की भूमिका पर भी जो है सवाल खड़े किए हैं संजीव भट्ट ने अपने इस हलफनामे में। ये कहा है कि एसआईटी ने, हालांकि संजीव भट्ट जो कि एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अफसर थे, उनके पास कई क्रूशियल एविडेंसेस थे, उन्हें 2009 में ही सबसे पहले जाकर जो है तलब किया एसआईटी ने, उसके पहले कभी उनसे पूछताछ नहीं की गई थी। और चूंकि वो एक सर्विंग अफसर है इसलिए वो ड्यूटी बाउंड है, जब तक उनसे पूछा ना जाए वो जानकारी मुहैया नहीं करा सकते। लेकिन जब उन्होंने जानकारियां मुहैया कराई जो संजीव भट्ट के अनुसार बहुत ही अहम जानकारियां हैं जिससे काफी सुराग मिल सकते थे, उन जानकारियों को एसआईटी ने कथित रूप से गंभीरता से नहीं लिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंद के ऐलान को पार्टी का समर्थन है और गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक अरसे से गुजरात पुलिस सांप्रदायिक दंगों के दौरान हिंदू और मुस्लिमों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए ताकि फिर कभी ऐसी घटनाएं न हो।
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा है और जरूरी है कि इस गुस्से को निकालने का मौका दिया जाए। तो एक बार फिर से संगीन आरोपों से घिर चुके हैं नरेंद्र मोदी। बहरहाल इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है।